हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये टॉपिक आज हम सीखने वाले, ये टॉपिक हम देखेंगे। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मतलब हरित ऊर्जा, हरित ऊर्जेच्या दिशेने, हम ऐसा बोल सकते हैं, हरित ऊर्जा की तरफ। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें कौन से सब टॉपिक्स देखने, चलिए देखते हैं। यूज ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वायरमेंट, ये जो टॉपिक्स है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, आप लोगों को पता है, लास्ट स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, एनर्जी के बारे में पढ़ा है, एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम एनर्जी क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, हम बोल सकते हैं आसानी से, काम करने की क्षमता, यानी ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। लेकिन एनर्जी के कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से फॉर्म्स होते हैं, उसको किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम वो चीजें देखने वाले। चलिए पहले आपको एक ट्री डायग्राम दिखाता हूँ, जिससे आपको इस चैप्टर का एक अंदाजा आ जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा इस चैप्टर का। चलिए देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल, मैकेनिकल, साउंड, लाइट, हीट। आपको तो पता है कौन से केमिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा, साउंड मतलब ध्वनि ऊर्जा, लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा, और हीट एनर्जी मतलब उष्णता ऊर्जा। ये फॉर्म्स हो गए। अभी अब टाइप्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, कौन सी टाइप्स है। एक पोटेंशियल, सेकंड डायनेमिक, डायनेमिक को हम काइनेटिक भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल मतलब स्थितिज, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। डायनेमिक या फिर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ये हो गए उसके टाइप्स। अब मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, और हम क्या जनरेट करने वाले यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले। कैसे कर सकते हैं हम, एक तो कन्वेंशनल टाइप एनर्जी होती है, और दूसरी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब हरित ऊर्जा, और कन्वेंशनल टाइप एनर्जी मतलब हमारे पुराने जमाने की हम बोल सकते हैं, या फिर उसे नॉन रिन्यूएबल भी हम बोल सकते हैं। अभी कन्वेंशनल टाइप कौन से है, थर्मल पावर, औष्णिक ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर, अणु ऊर्जा, पावर बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब नैसर्गिक वायु। ग्रीन एनर्जी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब हमें पता है पानी का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करना, विंड एनर्जी मतलब हवा का इस्तेमाल करके, सोलर एनर्जी मतलब हमारी सन से जो एनर्जी मिलती है वो होती है सोलर एनर्जी। तो ये इस चैप्टर का ओवरलुक है। इसमें मेन एनर्जी जनरेशन है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखने वाले यहाँ पे, थर्मल पावर से, न्यूक्लियर पावर से, और पावर बेस्ड ऑन नेचुरल गैस से। वैसे ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किस तरह से होती है इस चैप्टर में देखने वाले, एक एक करके देखेंगे हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है विद्युत ऊर्जा, उसका निर्माण कैसे करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं उसे, चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। अब एक माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल बताया है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन। जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, विद्युत निर्मित केंद्र, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहां पे कौन से प्रिंसिपल का, कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन। इसका जो तत्व है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि माइकल फैराडे ने बताया हुआ है। According to this principle, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर के आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। कोई भी वाहक ले लो आप, कंडक्टर मतलब वाहक, अगर उसके आजू बाजू जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें चेंज होता है, तो इसमें उस वाहक में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, विद्युतीय विभवांतर, हम बोल सकते हैं उसे विभवांतर। तो विभवांतर उसमें आ जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। कब, जब उस कंडक्टर के आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब। अब किस तरीके से, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। दो तरीके होते हैं उसके, दो तरीके से फील्ड चेंज हो सकता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, वो दो तरीके से चेंज हो सकता है। कैसे, इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस। जब कंडक्टर स्टेशनरी हो और जो मैग्नेट है वो रोटेटिंग हो, यानी अगर मैग्नेट हिल रहा है, मूव हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है, और जो कंडक्टर है, जो वाहक है, वो स्टेशनरी है, वो स्थिर है, तब भी जो
मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। और इफ अ मैग्नेट इज स्टेशनरी बट द कंडक्टर इज मूविंग देन आल्सो फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज। और अगर मैग्नेट स्थिर है, अभी मैग्नेट रोटेट नहीं हो रहा बट कंडक्टर इज मूविंग, लेकिन अभी जो कंडक्टर है वाहक वो मूव हो रहा है, वो हिल रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं मूव हो रहा है, देन आल्सो फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज। तब भी जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी चेंज होगी। दो तरीके से, कैसे, या तो मैग्नेट रोटेट होना चाहिए या मूव होना चाहिए। दूसरी बात कौन सी, कंडक्टर मूव होना चाहिए। दोनों में से कोई एक मूव होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक रोटेट करना, या फिर हम बोल सकते रोटेट करना भी बोल सकते, रोटेट करना जरूरी है। अगर मैग्नेट रोटेट होता है तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, अगर कंडक्टर मूव होता है तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। Thus in both these cases a potential difference is created across the conductor। अभी इन दोनों केसेस में जो अभी हमने देखा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होता है, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो कंडक्टर है वाहक, उसमें विभवांतर तैयार हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन है जिससे विद्युत निर्मित होती है, ऐसी जो मशीन है, ऐसा जो यंत्र है जो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो इस तत्व पे ऊपर काम करता है, उसे इलेक्ट्रिक जनरेटर बोला जाता है। उसे जनित्र बोलते हैं, जनित्र, विद्युत जनित्र। इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब विद्युत जनित्र। किसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल मतलब कौन सा प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के ऊपर, उसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, हमारे बुक की डायग्राम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको दिख रहा होगा एक मैग्नेट है, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेट बोला गया है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट है जो कि घूम रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। लाइन्स ऑफ फ्लक्स बोला गया है, जो चुंबकीय रेशा बोलते हैं हम उसे, वो दिखाई गई है आपको। कॉइल दिखाई गई है, उसमें बोला गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रवर्तित विभवांतर, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी एक वोल्ट मीटर भी दिखाया गया है। इससे क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन मतलब बाफ का टरबाइन। स्टीम मतलब आपको पता है पानी की जो वाफ होती है उसे स्टीम बोलते हैं। वाफेवर जो वाफ के ऊपर जो चलता है वो टरबाइन। टरबाइन को झोत यंत्र भी बोलते हैं, मराठी में उसे झोत यंत्र बोलते हैं। आपको यहाँ पे व्हील दिख रहा होगा टरबाइन का, एक चाक है, चक्र, उसके ऊपर ब्लेड्स है, कुछ ब्लेड्स यानी पाते है, कुछ एक शाफ्ट दिया गया है। शाफ्ट मतलब हम बोल सकते हैं दंडा। नोजल दिखाया गया है, नोजल मतलब एक नली है कुछ। तो हाई वेलोसिटी स्टीम, एक स्टीम आ रही है, हाई वेलोसिटी यानी पानी की वाफ आ रही है जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, इसकी वजह से ये टरबाइन घूमता है। आपको अगर देखना होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे दिखता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक ओवर जो बाहर से दिखता है लुक, वो दिखाया गया है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट, जो बीच में इलेक्ट्रिक मैग्नेट दिखाया गया है जो कि घूमता है, रोटेटिंग है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो लाइन से या फिर हम बोल सकते हैं वायर से वो बाहर निकलती है। यहाँ पे दिखाई गई जनरेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरीके से हमें इन डायग्राम से क्या पता चल रहा है, टरबाइन कैसा होता है। जो टरबाइन होता है वो घूमता है और टरबाइन के घूमने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, क्योंकि मैग्नेट रोटेट होता है उसकी वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें टरबाइन चाहिए। अभी टरबाइन को घुमाना जरूरी है। टरबाइन को घुमाने के लिए क्या चाहिए, कोई एनर्जी सोर्स चाहिए, टरबाइन चाहिए, जनरेटर भी चाहिए, और इससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन। टरबाइन को रन करने के लिए प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है हाई वेलोसिटी स्टीम। स्टीम यानी पानी की भाप, जिसके अंदर एनर्जी होती है और उस एनर्जी की वजह से ये टरबाइन घूमता है। उसके ब्लेड के ऊपर वो वाफ टकराती है और वो घूमता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर एनर्जी सोर्स। अभी अलग अलग एनर्जी सोर्स हो सकते हैं। यहाँ पे स्टीम का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पे पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल कौन सा किया है, इसके ऊपर ही उस पावर प्लांट का टाइप होता है। पावर प्लांट यानी ऊर्जा निर्मित केंद्र, उसका प्रकार जो होता है वो एनर्जी सोर्स से डिफाइन होता है। जैसे अगर न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल की है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर थर्मल एनर्जी इस्तेमाल की है तो थर्मल पावर प्लांट, इस तरीके से। दूसरी चीज टरबाइन चाहिए, टरबाइन तो घूमता है। जनरेटर चाहिए जो कि जनरेट करता है, क्या करता है, जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे, उसके अंदर मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है। तो एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, किसका फ्लो चार्ट है ये, फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।
ये नीचे जो आपको दिखाएगा ये फ्लो चार्ट है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरीके से जनरेट होती है ये दिखाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। In this, the turbine is rotated using steam. Water is heated in a boiler using the thermal energy released due to burning of coal. क्या बोला गया है, इसमें टरबाइन जो रोटेट होते हैं, टरबाइन जो घूमते हैं, किसकी वजह से? स्टीम की वजह से, जो अभी हमने देखा था स्टीम, पानी की भाप। वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर, वाटर को, पानी को किसमें हीट करते हैं? बॉयलर में उसे गर्म करते हैं। यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, और किससे गर्म करते हैं? यूजिंग थर्मल एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। कोल यानी कोलसा, कोलसा को जलाने के बाद, कोलसा जो होता है हमारा, उसको जलाने के बाद जो थर्मल एनर्जी रिलीज होती है उसकी मदद से वाटर को गर्म करते हैं। थर्मल एनर्जी मतलब औष्णिक ऊर्जा हम बोल सकते हैं, औष्णिक ऊर्जा। स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड, और उससे क्या होता है, जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसका जो तापमान होता है बहुत ज्यादा होता है, और प्रेशर भी उसका बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर यानी उसका जो दाब होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव्स द टरबाइन, और उसी एनर्जी की वजह से, स्टीम में जो एनर्जी होती है, उस पानी की जो वाफ में एनर्जी होती है, उसकी वजह से जो टरबाइन है वो घूमता है। ड्राइव्स द टरबाइन मतलब वो टरबाइन को घुमाती है वो एनर्जी। Thus the generator connected to the turbine rotates and electrical energy is produced, और इसी की वजह से जो जनरेटर कनेक्टेड है टरबाइन को, वो भी रोटेट होता है। और जनरेटर के अंदर क्या क्या है अभी हमने देखा था, जनरेटर के अंदर एक मैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जनरेटर रोटेट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और उसके वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। तो क्या बोला गया है, thus the generator connected to turbine rotates and electric energy is produced। स्टीम होती है जिसके अंदर एनर्जी होती है, वो टरबाइन को रोटेट करती है। टरबाइन को जनरेटर कनेक्टेड है तो जनरेटर भी रोटेट करता है। जनरेटर के अंदर मैग्नेट है, वो रोटेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर एंड द वाटर इज रीसर्कुलेटेड टू द बॉयलर, और जो स्टीम होती है, जो वाफ होती है पानी की, वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो ठंडी होती है, कूल होने के बाद फिर से पानी बन जाता है उसका, फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द वाटर इज रीसर्कुलेटेड टू द बॉयलर, और फिर से वो वाटर बॉयलर के पास जाता है। बॉयलर क्या काम करता है, पानी को गर्म करने का, फिर से स्टीम में कन्वर्ट करता है, फिर वो स्टीम की वजह से टरबाइन घूमता है, उससे जनरेटर घूमता है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वो स्टीम ठंडी होने के बाद वाटर में कन्वर्ट होती है, फिर वो वाटर बॉयलर के पास जाता है। तो ऐसा चक्र चालू रहता है, ऐसा जो साइकिल है वो चालू रहता है। आपको दिख रहा होगा क्या क्या है यहाँ पे, देखिए फ्यूएल कोल, फ्यूएल कोल मतलब हमने देखा कोलसा जो होता है उसका फ्यूएल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन की तरह। उसे जलाने से ही हीट मिलती है पानी को और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। उसके आगे क्या बोला गया, बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। सही बात है, बॉयलर में पानी का स्टीम बनता है, यानी बॉयलर में पानी गर्म होकर वाफ में कन्वर्ट होता है। उसके आगे क्या बोला है, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन यानी वो जो स्टीम है वो टरबाइन के ऊपर छोड़ते, स्टीम के अंदर जो एनर्जी है उससे टरबाइन घूमने लगता है। फिर जनरेटर क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है रोटेट होने के बाद, और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी आपको नीचे दिखाया होगा, सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, यानी ऐसी सिस्टम होती है जहां पे जो स्टीम होती है उसका फिर से वाटर में कन्वर्जन होता है, और फिर वो वाटर किसके पास जाता है, बॉयलर के पास, फिर से स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर आप टरबाइन को घुमाने के बाद फिर से पानी में कन्वर्ट होता है, फिर से बॉयलर के पास जाता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चालू होती है। तो ये क्या हुआ, एक फ्लो चार्ट है। किसका फ्लो चार्ट है, एनर्जी जनरेशन फ्रॉम थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से एनर्जी हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट है। आपको ये सारे पॉइंट नोट डाउन करके लेने। चलिए अब आगे देखते हैं। Since the thermal energy is used here to generate electrical energy, such power plants are called thermal power plants. क्या बोला गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल एनर्जी यानी औष्णिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की जो निर्मित है उसके लिए औष्णिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इस पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है, औष्णिक विद्युत निर्मित केंद्र। इन थर्मल पावर प्लांट्स द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स। अभी क्या बोला गया है, थर्मल पावर प्लांट में जो कोल के भीतर केमिकल एनर्जी होती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब उसकी कुछ स्टेप्स है जो नीचे दिखाई गई, चलिए देखते हैं। केमिकल एनर्जी इन कोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर थर्मल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन घूमने लगता है, यानी
टरबाइन में भी काइनेटिक एनर्जी आती है, जो हमने डायनामिक एनर्जी बोला था स्टार्टिंग में, वही काइनेटिक एनर्जी, और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। अभी कोल में केमिकल एनर्जी कैसे होती है भाई? कोल में केमिकल एनर्जी क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें पता है कोल जो होता है वो एटम्स मॉलिक्यूल से बना होता है, केमिकल बॉन्ड से वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। केमिकल बॉन्ड में एनर्जी होती है, जब कोल बर्न होता है, जब वो जलता है, वो केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए उसे केमिकल एनर्जी बोला गया है। हमें पता है बर्निंग जो है केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसलिए कोल के भीतर जो एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी कहा गया है। तो उस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन थर्मल एनर्जी में होता है। थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किसके? स्टीम के। स्टीम की काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, यानी टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम बोल सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिखाया गया है, आपको दिखाया होगा बुक में फिगर है, स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट। क्या बोला गया है? थर्मल पावर प्लांट का एक ढांचा दिया गया है। ढांचा मतलब हम क्या बोल सकते हैं? आराखड़ा। एक आराखड़ा दिया गया है थर्मल पावर प्लांट का। क्या क्या दिखाया है आपको? स्टैक। स्टैक मतलब मनोरा। जो स्टैक दिखाया गया है आपको उसको मनोरा बोलते हैं, जिसके भीतर से आपको दिख रहा होगा धुआं निकल रहा है। वो किसका धुआं है? जब इस बॉयलर में पानी गर्म होता है, यहाँ पे जो फ्यूल है कोल वो जलता है, और वो जलने के बाद कुछ धूर निकलता होगा, धुआं, वो किससे निकलता है? स्टैक से। आपको दिखाया गया यहाँ पे कंबक्शन गैसेस टू स्टैक। जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं कंबक्शन के बाद, जलन के बाद, जो जलता है ना कोयला, उसके बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो स्टैक में जाते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। स्टैक मतलब मनोरा। अब यहाँ पे बॉयलर में जो पानी कन्वर्ट होता है, सॉरी पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, वाफ में, वो क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टरबाइन, यहाँ पे दिखा रहा है टरबाइन। ये जो टरबाइन है वो घूमता है, और फिर जो वाटर है, एक बार टरबाइन को घुमाया तो टरबाइन की वजह से जनरेटर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अभी जो कंडेंसर दिख रहा है, यहाँ पे जो पानी की स्टीम है, जो वाफ है वाटर की, वो ठंडी होती है और वाटर में कन्वर्ट होती है। कैसे? कूलिंग टावर में जो वाटर होता है ठंडा, वो घूमता है कंडेंसर में, और उस ठंडे पानी की वजह से जो स्टीम है वो क्या करती है? अपनी एनर्जी उस ठंडे पानी को देती है और खुद पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो ठंडा पानी है वो एनर्जी कुछ रिलीज करता है, किसके फॉर्म में? वेपर एंड हॉट एयर। वेपर मतलब बाफ पानी की, और जो हवा होती है उष्ण हवा, उसके स्वरूप में वो नीचे बाहर फेंकता है। वो उसे क्या बोलते हैं? कूलिंग टावर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कूल्ड वाटर बोला गया है, जो उसमें ठंडा पानी होता है। ये जो फिगर है आपको याद रखनी है, क्या क्या चीजें इसमें? स्टैक है, फ्यूएल, एयर पंप, बॉयलर, टरबाइन, कूलिंग टावर, कंडेंसर, और जो गर्म पानी, वार्म वाटर, ये सारी चीजें आपको दिखाई गई है, और जनरेटर भी। ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। चलिए अब इसका जो वर्क एक्चुअल कैसे होता है अब हम देखेंगे। After combustion of fuel, here coal in the boiler, the emitted gases are released to the atmosphere through very high tower. अभी हमने देखा जब फ्यूल का कंबक्शन हो जाता है पूरा, जब जो कोयला है पूरी की पूरा जलता है, उसके बाद क्या होता है? कुछ गैसेस इमिट होते हैं, कुछ जो गैसेस है वो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और किसके जरिए बाहर निकलते हैं? वेरी हाई टावर। अभी हमने देखा स्टैक, उसको हम मनोरा बोल सकते हैं, वेरी हाई टावर, उससे वो बाहर निकलते हैं गैसेस। Once the turbine is rotated using the steam at high temperature and high pressure, स्टेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेस। जब एक बार स्टेम प्रोड्यूस होती है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है, उसकी वजह से टरबाइन रोटेट होते हैं। लेकिन एक बार टरबाइन रोटेट होने के बाद वो स्टीम क्या होती है? फिर से ठंडी होती है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और उसका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट, दैट इज बाय कूलिंग इट। और वो जो स्टीम है उसे फिर से पानी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? उसके अंदर जो उष्णता है, उसके अंदर जो हीट एनर्जी है उसको निकाल लिया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं उसे कूल किया जाता है बाय कूलिंग इट। दिस इज डन इन द कंडेंसर यूजिंग वाटर इन द कूलिंग टावर। और कैसे किया जाता है? कंडेंसर में। कंडेंसर यानी संघनन करनारा यंत्र हम बोल सकते हैं, जो संघनन करता है यंत्र उसे हम कंडेंसर बोलते हैं। उसमें पानी में कन्वर्ट हो जाती है स्टीम, और जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसे ठंडा करने के लिए स्टीम को, वो किसका होता है? कूलिंग टावर का। द वाटर इन कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर। जो कूलिंग टावर के अंदर पानी होता है वो कंडेंसर में घूमता है, और कंडेंसर में जब स्टीम आती है तो वो स्टीम ठंडी हो जाती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी इन द स्टीम इज गिवन टू द वाटर एंड द स्टीम कंडेंस्ड बैक टू वाटर। क्या बोला गया है? स्टीम में जो हीट एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उष्णता ऊर्जा, वो जो कूलिंग टावर का पानी होता है उसको दी जाती है, एंड स्टीम कंडेंस्ड बैक टू वाटर, और वो स्टीम फिर से पानी में कन्वर्ट होती है। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर इज देन रिलीज्ड टू एटमॉस्फेयर थ्रू वेपर एंड हीटेड एयर थ्रू कूलिंग टावर। और जब वो वाटर होता है कूलिंग टावर का, जो स्टीम से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या होता है? वो खुद गर्म होता है, क्योंकि वो स्टीम को ठंडा करता है और उसकी जो हीट एनर्जी वो खुद एब्जॉर्ब करता है,
और वो कुछ एनर्जी क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है थ्रू वेपर एंड हीटेड एयर। वेपर मतलब वाफ और जो हवा होती है वो उष्ण हवा, उसके स्वरूप में वो बाहर फेंकता है उस एनर्जी को एटमॉस्फेयर में। कूलिंग टावर के आपको दिखा होगा, कूलिंग टावर अभी आपने देखा, कूलिंग टावर के ऊपर आपको दिखा होगा वेपर एंड हॉट एयर, उससे वो बाहर छोड़ता है। Although thermal power generation is a major way of electricity generation today, it suffers from certain problems. क्या बोला गया है सबसे नीचे, हाँ थर्मल पावर जनरेशन जो है वो एक अहम वे है, एक अहम हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, लेकिन फिर भी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी उसके क्या प्रॉब्लम्स है चलिए हम देखेंगे। प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। Burning of coal results in emission of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide which are harmful to the health. क्या बोला गया है, एयर पोल्यूशन होता है कोल के बर्न से, हमें पता है, और कोल को बर्न करने से कुछ गैसेस निकलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हमारे लिए धोखादायक है। Along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles are also released into the environment. सिर्फ बर्निंग ऑफ कोल से सिर्फ गैसेस नहीं निकलते, कुछ सूट पार्टिकल्स निकलते। सूट पार्टिकल्स मतलब हम बोल सकते कुछ कण, सूक्ष्म कण निकलते, इन्वायरमेंट में रिलीज होते। दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसी की वजह से हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारी जो श्वसन संस्था है उसके हमें कुछ आजार हो सकते हैं। The reserves of fuel used in this method, that is coal, are limited. Therefore, in future there will be limitations on the availability of the coal. क्या बोला गया है, जो कोल इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी जनरेशन के लिए, किसके लिए, पानी को गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, उसके लिए कोल को बर्न किया जाता है। लेकिन वो जो कोल है वो लिमिटेड है, और हमें पता है कोल जो है हमारा कोलसा, कोयला बोलते हैं, कोलसा बोलते हैं, वो लिमिटेड है। Therefore, in future there will be limitations on availability of the coal. और इसीलिए भविष्य में कोल मिलेगा न मिलेगा शायद कुछ पता नहीं। कोल की जो माइंस है हम बोल सकते हैं वो कम है, और जो कोल है वो लिमिटेड है। अभी क्या बोला गया है, सम मेजर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी। अभी जनरल नॉलेज के लिए अच्छी बात है ये जानकारी होना। अभी कुछ थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया के बोले गए, बताए गए, कौन से बताए गए, प्लेस विद्यानगर, स्टेट मध्य प्रदेश, कैपेसिटी 4760 मेगावाट। मेगावाट मतलब 10 to the power 6 वैट। वैट किसकी ये होती है, पावर की यूनिट होता है, हमें पता है, और मेगावाट में बताया गया है। मुंद्रा, स्टेट गुजरात, कैपेसिटी 4620 मेगावाट। उसके नीचे है तमनार, स्टेट छत्तीसगढ़, कैपेसिटी 3400 मेगावाट। उसके नीचे चंद्रपुर, स्टेट महाराष्ट्र, 3340 मेगावाट उसकी कैपेसिटी। तो जनरल नॉलेज के लिए अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में हमने काफी सारी चीजें देख ली। एनर्जी कौन से टाइप होते, फॉर्म कौन से होते, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन कैसे हो जाए, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, सोर्स जो टरबाइन एनर्जी सोर्स जरूरी है, टरबाइन जरूरी है, और क्या जरूरी है, जनरेटर जरूरी है, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हमने देख लिया। अभी हम आगे और देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर पावर स्टेशन कैसे काम करता है, नेचुरल गैस के ऊपर जो बेस्ड है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे अगले ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।